नमस्कार दोस्तों, सीजेट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैट्रिक में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा दोस्तों। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए लेसन को हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था। ठीक है, याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिक ने। कितने ईस्वी में? 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा, पुरातन व्यवस्था को कायम रखना। और तीसरा, फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न जनतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना था, है ना। कि जो भी नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया था पूरे यूरोप में, उसको समाप्त करके पुरातन व्यवस्था, जो बुर्बो राजवंश की सत्ता था, उसे पुनः कायम करना चाहता था मेटरनिक। बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी नेता था दोस्तों। दूसरा, कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी, जिसमें पहला है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त थे। जर्मनी कितने राज्य में विभक्त थे? 300। अब सोचिए, इतना छोटा छोटा राज्य में विभक्त रहेगा तो सबका शासन प्रशासन अलग व्यवस्था चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, बाधाएं थी। दूसरा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। और तीसरा है कि राजनीतिक तथा धार्मिक कारण। और चौथा, मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। ये 4 कारण आप याद रखिएगा। इसीलिए आपको मैं ज़्यादातर कोशिश किया हूं कि पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करें, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और भूले भी नहीं। तो ये 4 कारण याद रखिएगा कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, तीसरा है आपका कि राजनीतिक तथा धार्मिक कारण, और चौथा मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वराज पार्टी बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था, है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य है, जिसमें पहला है भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति करना। दूसरा, केंद्रीय विधायिका में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रमों को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। तीसरा था, सरकार की नीतियों की घोर विरोध कर उनके कार्यों में बाधा लाना। ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य आप याद रखिएगा, है ना। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, जिससे मोतीलाल चित्तरंजन दास ने अलग पार्टी की स्थापना किया था, स्वराज पार्टी का, 1923 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना का क्या कारण था? तो हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। पहला था आर्थिक कारण। वियतनाम एक कृषि प्रधान देश है, जहां चावल और रबर बहुत अधिक उत्पादन होता था, अतः व्यापार और वाणिज्य के विकास की यहां अत्यधिक संभावनाएं थी। पहला कारण यह था। दूसरा है सभ्यों को सभ्य बनाने की नीति। दूसरा कारण यह था कि अन्य राष्ट्रों के समान फ्रांसीसी भी सभ्यों को सभ्य बनाना अपना दायित्व मानते थे। और तीसरा है हिंद चीन में व्यापारिक सुरक्षा था। फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश व्यापारियों को कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से हिंद चीन फ्रांस के लिए सुरक्षित था दोस्तों, है ना। क्योंकि भारत में तो भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, अब यहाँ पे उसको ज़्यादा प्रतिस्पर्धा सामना करना पड़ रहा था फ्रांस को दूसरे देशों से, इसीलिए सबसे सुरक्षित देश उसको हिंद चीन लगा, इसीलिए उसने यहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो ये 3 याद रखिएगा। पहला है आर्थिक कारण, दूसरा सभ्यों को सभ्य बनाने की नीति, और तीसरा हिंद चीन में व्यापारिक सुरक्षा था। 5वां प्रश्न है 1929 के आर्थिक मंदी के कोई 2 कारण बताएं, है ना। तो 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, जिसके 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है कृषि उत्पादन में अति उत्पादन की समस्या, है ना। कृषि उत्पादन में अति उत्पादन की समस्या, मतलब अति उत्पादन का मतलब होता है ज्यादा उत्पादन हो गया। अति उत्पादन के कारण कीमतें काफी गिर गई, जिससे किसानों का आय भी घट गया दोस्तों, है ना। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया, ताकि कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर, कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर
अपना आय के स्तर को बनाए रख सके। ठीक है। और दूसरा कारण है कि अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए ऋण की वापसी की मांग ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कर्जदाता के रूप में उभरा था, है ना। और अचानक जब आर्थिक मंदी आया तो सभी देशों से उसने अपना कर्ज मांगना शुरू कर दिया। छठा प्रश्न है कि रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो इसका सही जवाब होगा कि रूसी जापानी युद्ध में पराजय से रूस को गहरा आघात लगा। छोटे से एशियाई देश से पराजित होने से रूस की महानता टूट गया, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, जनता में भी असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ गई, जिसका लाभ उठाकर बोल्शेविक दल वालों ने क्रांति आरंभ कर दिया, है ना। तो रूसी जापान युद्ध ने इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, कि छोटे से देश था जापान, उससे भी रूस हार गया था 1905 ईस्वी में। और भी पहले क्रीमिया युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ, उसमें भी रूस की पराजय हो गई थी। तो इन सब कारणों का लाभ उठाकर बोल्शेविक दल के जो नेता था लेनिन, वो क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तीसरा है संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। तो किसी भी संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है ना, क्योंकि संघ व्यवस्था में न्यायपालिका ही कानून का संरक्षण होता है और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी न्यायपालिका ही करता है। तो याद रखिएगा, किसी भी संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह कानून का संरक्षक होता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को कानून के अनुसार हल करता है, और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न हो सके। आठवां प्रश्न है सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जब कोई धर्म राष्ट्र हित का बलिदान कर देता है, जब कोई धर्म के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देता है तो वो सांप्रदायिकता कहलाता है दोस्तों, है ना। यानी धर्म के लिए राष्ट्र हित का भी बलिदान कर दे रहा है, वही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता से लोकतंत्र में एकता और अखंडता कायम नहीं रह सकता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के सभी लोग एक होकर रहें, जबकि सांप्रदायिकता देश की जनता को समूहों तथा सांप्रदायिकता में बांट देती है। सांप्रदायिकता तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों व गड़बड़ी से देश की शांति भंग हो जाता है। ठीक है, तो ये था सांप्रदायिकता। याद रखिएगा कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सांप्रदायिकता के कारण देश जो है कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकता और अखंडता कायम नहीं रह पाता है, ध्यान रखिएगा। नौवां प्रश्न है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है ना। नौवां क्वेश्चन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। तो भारत एक बहुत विशाल देश है, तो भारत जैसे विशाल देश के लिए समुचित शासन को सुनिश्चित बनाने के लिए विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को गले लगाया गया है। इसलिए भारत को संघात्मक शासन व्यवस्था बना दिया गया है। इनमें दो स्तरों पर सरकार का गठन किया जाता है, केंद्र एवं राज्य, तथा तीसरे स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किया गया है, ताकि देश में एकता और अखंडता कायम रह सके। ध्यान रखिएगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इतने बड़े देश का शासन व्यवस्था एक संस्था से नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए सरकार ने दो स्तरों पर सरकार का गठन कर दिया है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, एवं एक तीसरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, ताकि देश में एकता और अखंडता कायम रह सके, लोकतंत्र की जड़ मजबूत हो सके। 10वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल, है ना, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला है दोस्तों। बिना राजनीतिक दल की हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस देश में राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, वहां नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसी आधार पर राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण या रीढ़ भी कहा जाता है, रीढ़। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल को रीढ़ कहा जाता है या प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल वही काम करता है जो शरीर के लिए फेफड़ा करता है दोस्तों, है ना। हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा से, तब हम जीवित हैं, और लोकतंत्र सफल है क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक दल है।
तो याद रखिएगा, राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला है। बिना राजनीतिक दल के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिन देशों में राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, वहां नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसी आधार पर राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल वही कार्य करता है जो शरीर के लिए फेफड़ा करता है। 11 नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें, है ना। अब ये हम लोग अर्थशास्त्र का पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग इतिहास और नागरिक शास्त्र के लघुतरीय प्रश्न के बारे में पढ़े। अभी हम लोग अर्थशास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्न के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन की परिभाषा दें। आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन से तात्पर्य है कि एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिससे देश का विकास हो सके। यही आर्थिक नियोजन है ना। कि आर्थिक नियोजन क्या है कि एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन को संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ताकि देश का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के किन्हीं दो कठिनाइयों का उल्लेख करें। तो इसकी कठिनाइयां में निम्नलिखित है दोस्तों। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित है, जिसमें पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां होती है, दोहरी गिनती की संभावना हो जाती है और मूल्य मापने में कठिनाई होती है। तो ये 3 कारण आप याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रीय आय की गणना करने में 3 कठिनाई निम्नलिखित है। पहला है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, दोहरी गिनती की संभावना होती है और मूल्य मापने में कठिनाई होती है ना। चलिए प्रश्न संख्या 13, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है। तो इसमें निम्नलिखित अंतर है ना। इस तरह से आप कॉलम बना करके लिखिएगा, एक तरफ पूंजी बाजार, एक तरफ मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार में लिखिएगा कि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था किया जाता है ना, यानी दीर्घ माने ज्यादा दिनों के लिए। और जबकि मुद्रा बाजार में तरल कोषों की व्यवस्था से, बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से इनका व्यापार तथा उद्योग में अल्पकालीन नियोजन किया जाता है, यानी कम समय के लिए किया जाता है। दूसरा, याद रखिएगा, पूंजी बाजार औद्योगिक इकाइयों का अंश पत्र, ऋण पत्र और बॉन्ड तथा सरकार के बॉन्ड्स एवं प्रतिभूतियों जैसे दीर्घकालीन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जबकि मुद्रा बाजार में वचन, विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य कागज पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, याद रखिएगा, पूंजी बाजार के उपकरणों के सामान्यतः द्वितीयक बाजार कहा जाता है, यानी पूंजी बाजार को द्वितीयक बाजार कहा जाता है, और जबकि मुद्रा बाजार के उपकरणों को द्वितीयक बाजार नहीं कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 14 कि अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा, अर्थव्यवस्था पर मंदी का प्रभाव निम्नलिखित है। इसको भी हमने पॉइंट के जरिए आपको बताने का प्रयास किया, ताकि देखिए पॉइंट से याद रखिएगा तो आपको नंबर भी कम कटेगा और लिखने में आपको आसानी होगा। ठीक है। पहला है, आर्थिक मंदी से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बच पाता है, बचत और निवेश में कमी होती है, और चौथा है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होती है। तो ये 14 नंबर प्रश्न था कि अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के प्रभाव निम्नलिखित है, जिसके 4 कारण बताए। आर्थिक मंदी से बेरोजगारी में वृद्धि होता है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचता है, बचत और निवेश में कमी होता है, और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होता है। ठीक है दोस्तों, अब भूगोल का क्वेश्चन आ गया, मिट्टी संरक्षण के कोई 2 उपाय बताएं। तो मिट्टी संरक्षण के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा वृक्षारोपण पर विशेष बल की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वन की कटाई कम करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, हमारा मिट्टी संरक्षित होगा, क्योंकि पौधे की जड़ जो है मिट्टी को पकड़ करके रखता है। दूसरा है, ढलान भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए तथा स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर मिट्टी संरक्षण किया जा सकता है। स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम की खेती, है ना।
झूम की खेती स्थानांतरित कृषि कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय है ना, इसका नाम में आंसर छुपा हो, बहुत सारा उद्देश्य, ठीक है, कि वैसा परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन को रोकना, विद्युत उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि, ये सब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना में किया जाता है। तो याद रखिएगा, वैसी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि। प्रश्न संख्या 17 है कि बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करें। तो इसका भी सही जवाब होगा, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या निम्नलिखित है। पहला है राज्य सरकार की उदासीनता, है ना, कि राज्य सरकार एकदम उदासीन है नहर के प्रति। दूसरा, बिहार की अधिकतर नदियां प्रायद्वीपीय है, जो वर्षा पर आधारित है। बिहार में बहुत सारी ऐसे नदियां हैं जो सिर्फ वर्षा होने पर ही उसमें पानी रहता है, शेष दिनों में वो सूख जाता है, क्योंकि उनका जो उद्गम है वो हिमालय से नहीं है, हिम से नहीं है। तीसरा है नगर विकास हेतु पूंजी का भी अभाव है दोस्तों, है ना, बिहार में नगर विकास हेतु पूंजी का अभाव है। तो ये 3 याद रखिएगा कि समस्या क्या है, नहरों के विकास से संबंधित 3 समस्या निम्नलिखित है। राज्य सरकार की उदासीनता, बिहार के अधिकतर नदियां प्रायद्वीपीय है जो वर्षा पर आधारित है, और तीसरा नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन है जल संसाधन के 2 स्रोत को लिखें। ठीक है, तो कोई भी 2 स्रोत लिख दीजिएगा। पहला है वर्षा जल, भूमिगत जल, सतही जल, है ना, ग्लेशियर लिख सकते हैं आप, और भी। ठीक है, तो जो भी याद रहे आपको, कोई भी 2 कह रहा है तो 2 का अगर वर्णन कर सकते हैं तो भूमिगत जल में कुआं, झरना जैसे जल निकाय शामिल हो जाते हैं, और सतही जल में समुद्र हो गया, महासागर हो गया। ठीक है, और नदी को भी आप ले सकते हैं सतही जल में। ठीक है, तो ये सब हमारा जल संसाधन के स्रोत है। वर्षा जल तो सीधे तौर से जो बारिश हो रहा है उससे प्राप्त हो रहा है पानी। दूसरा भूमिगत जल, जिसमें कुआं या हम लोग बोरिंग करके अपने सिंचाई कर लेते हैं। और सतही जल जो नदियां से सीधे तौर पे, नदी हो गया, आपका जल निकाय हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, इससे जल प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 है कि अभ्रक का उपयोग बताएं। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक एक आधात्मिक खनिज है। अभ्रक का उपयोग क्या है और क्या है, ये इसके बारे में सुन लीजिए कि अभ्रक एक आधात्मिक खनिज है जिसका मुख्य उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? औद्योगिक क्षेत्रों में। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, बिजली की चीजें इत्यादि जैसी वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभ्रक, है ना, भारत में उच्च उपजी किस्म के अभ्रक पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 20 नंबर की शुष्क कृषि के 2 उपाय बताएं। ठीक है, शुष्क कृषि के 2 उपाय क्या है? तो शुष्क कृषि के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला है कि भूमि की जल धारण क्षमता को सुधार कर वर्षा के पानी की खेतों में एकत्र करना, और दूसरा ऐसी फसलों को उगाना जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो, जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि। ये सब कम पानी में भी अच्छी फसल हो जाती है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती है गहरे मिट्टी में जा करके वहां से पानी प्राप्त कर लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में उनको सहायता मिल जाता है। प्रश्न संख्या 21 है सूखा के प्रकार बताइए। तो सूखा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कृषि सूखा। पहला क्या हो गया? कृषि सूखा, कि जब मिट्टी की नमी कम हो जाती है और फसलें सूखने लगते हैं तो उसे कृषि सूखा कहा जाता है। ठीक है, यानी जल भून जाती है। दूसरा है मौसम संबंधी सूखा। तो यह सूखा प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा का नहीं होना, वातावरण में नमी की कमी हो जाना, अत्यधिक गर्मी बढ़ना इत्यादि कारणों से हो जाता है। इसे मौसमी सूखा कहते हैं। और एक होता है हाइड्रोलॉजिकल सूखा। इसको याद रखिएगा कि इस सूखा की स्थिति जब सभी बांध, नदियां, नहर का जल स्तर नीचे हो जाता है। जैसे मान लिया यहां तक है और कुछ स्तर नीचे हो गया, तो ये इससे जो है हाइड्रोलॉजिक सूखा उत्पन्न होता है। तो सूखा के ये सब प्रकार ध्यान में रखिएगा। कृषि सूखा हो गया, मौसमी संबंधी सूखा हो गया, और हाइड्रोलॉजिक सूखा, लॉजिकल सूखा।
22 नंबर प्रश्न है, बांध एवं तटबंध में क्या अंतर है? बांध और तटबंध में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। पहला, बांध का डिफिनेशन समझ लीजिए, दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। बांध एक अवरोध है जो जल के बहने से रोकता है एवं जलाशय बनने में मदद करता है और इसे बाढ़ आने से रुकती है। जमा किए गए जल से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति इत्यादि में सहायक होता है, इसे बांध बांध कहते हैं। तटबंध क्या होता? तो किसी नदी, नहर या अन्य प्रकार के पानी के बहाव को निश्चित सीमा के भीतर रखने के लिए तटबंध बनाया जाता है। यानी एक सीमा बना दिया, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, है ना, बाकी वो बहते रहेगा। प्रश्न संख्या है 23, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंध को बताएं। आकस्मिक प्रबंध को पूछ रहा है बाबू, है ना। तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंध 3 प्रमुख कार्य होता है। भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की 3 प्रमुख कार्य होता है। पहला, बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले जाना या उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले जाना या उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना। और तीसरा, अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों और जानवरों की अंतिम संस्कार करना। ऐसा न करने से महामारी फैलने की संभावना रहती है। तो ये 3 कारण, आप 3 प्रबंधन याद रखिएगा भूकंप की स्थिति में। आकस्मिक प्रबंधन, पहला क्या, बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले जाना और उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। दूसरा, मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना। और तीसरा, अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों और जानवरों को अंतिम संस्कार करना, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, महामारी फैल जाने की संभावना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? तो तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा भवन, पुल, खंभा, पत्थर जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। इसे बेंचमार्क भी कहा जाता है। और स्थानिक ऊंचाई क्या है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। दूसरा, 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तीसरा, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। चौथा, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन ने इनकार कर दिया था। और पूर्ण स्वराज की मांग, है ना, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। तो इन सब कारणों के चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, मार्च 1930। ठीक है, गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो ये सब कारण याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था और इसमें सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार हुआ। और तो फिर नेहरू रिपोर्ट को लाया गया था, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। 1929-30 की आर्थिक मंदी, भारत में समाजवादियों का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन ने इनकार कर दिया, और पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग का काम है कि 2500 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे लघुतरीय प्रश्न एक भी ना छूट सके। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, है ना, ताकि और हम सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।